Come on, we're gonna be late. What's the time? Thomas, get moving. Young Thomas loved following the railway. He'd be out all the time, hoping to catch a new train on his camera. 11:45's coming through soon. He won't wait for us. Unfortunately, he didn't take as much notice of the safety signs. I'm not being late again. Have we missed it yet? Wait for the 11:45. Never mind the 11:45. It must be late again. Thomas, come on. It's always held up. कहानी शुरू होती है एक रेलवे म्यूजियम के अंदर और साल है 2038। रेलवे म्यूजियम के अंदर एक आदमी है जो बात कर रहा है एक इंजन के साथ। उस सुबह तुम्हें उस स्टेशन में 5 मिनट और रुकना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक माँ अपने बच्चे को लेकर दौड़ने लगी, तुम फिर भी नहीं रुके। उसी शाम तुमने निहत्थे लोगों को चक्कों के नीचे कुचल दिया। तुम्हें अपडेट मिला था कि ज्यादा स्पीड से नहीं चलाना, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इंसान की जान की कीमत तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इस नौजवान का नाम है कार्लो। उसके पापा इंजन से बेहद प्यार करते थे। बायोफ्यूज्ड इंजन्स पर उनका भी काफी योगदान रहा है। ये शख्स टोफम हेड के अंदर काम करता था और थॉमस को उसके बायोफ्यूजन से पहले से ही उसे जानता था। मेरे पापा अच्छे थे, पर अच्छाई का उन्हें क्या परिणाम मिला? लाइव टेलीविजन 2018 में मैंने थॉमस को उन्हें 2 टुकड़ों में फाड़ते हुए देखा। सबने देखा। Today's breaking news. There has been a terrific incident in which Thomas killed Hardy, aka Vomitman, after he lost his friend Gordon in military action. बायोफ्यूज्ड इंजन्स ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, लेकिन थॉमस का क्या? थॉमस को क्या हुआ? कुछ नहीं। उसे जापान से सोडोर भेज दिया गया और वहां पर वो आजाद है। बेचारे कार्लो को पूरी जिंदगी सबने समझाया कि उस दिन हार्टली यानी टट्टी मान की गलती थी।
जो वो इंटरव्यू देने के लिए थॉमस के पास चले गए। और ऊपर से उस दिन थॉमस काफी उदास था, क्योंकि उस दिन थॉमस के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसे वहाँ पर इसीलिए लाया गया ताकि मिलिट्री उसके साथी को मार पाए। इस धोखे ने थॉमस को खामोश कर दिया। बहुत ट्रस्ट करके गॉर्डन के सामने दोस्ती के लिए वो आया था। इन सब को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ही उसका एक लौता दोस्त हूँ। मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पर कार्लो ये बात से बिल्कुल अनजान था कि उस दिन हार्टली यानी कि उसके पापा ने धोखे से थॉमस को वहाँ पर बहला फुसला कर बुलाया। थॉमस को हार्टली ने कहा कि तुम गॉर्डन को संभालो और शांत करो ताकि हम उसे सेफ रख पाए, बट वो सरासर एक धोखा साबित हुआ। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरी तो वो के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। कार्लो के मन में अब बस नफरत भर गया, जिसका उसने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। सोडोर रिसर्च नामक एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जिसके अंदर टोफम हैट ने हजारों बायोफ्यूज ट्रक्स को एज अ रॉ मटेरियल छुपा के रखा है, ताकि सही टाइम आने पर वो इनकी मदद से अपना बदला पूरा कर पाए। सरकार द्वारा टोफम हैट पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उसके सारे हरामी काम दिख गए। सबको पता चल गया कि हेनरी को उसी ने खत्म किया। लेकिन जितना ये सिंपल दिखता है उतना है नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट कुछ और नामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का डर है कि अगर टोफम हैट मिल जाए तो वो ये नाम उगल दे। इसीलिए वो टोफम हैट को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कार्लो एक रात उसी सोडोर रिसर्च सेंटर में जाता है और सारे ट्रक्स को जला देता है। कार्लो को लगा कि लोग उसके इस काम को लेकर उसे शाबाशी देंगे और उसे मेडल भी मिलेगा, लेकिन कार्लो गिरफ्तार हो जाता है और पूरे 8 महीने वो जेल में बिताता है। वही थॉमस सोडोर में हर जगह कैंपेनिंग करने लगा। वो सोडोर आइलैंड को यूके से अलग करना चाहता था, जिसके लिए वो इलेक्शन में खड़ा हो गया, ताकि कुछ बायोफ्यूज्ड इंजिन्स जो अभी भी जिंदा है वो आराम से रह पाए और यूके फिर कभी सोडोर पर कोई भी तरह का बायोफ्यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स ना कर पाए। ऑफ कोर्स यूके के प्रेसिडेंट को ये सब पसंद नहीं आया और अगले दिन वो एक प्रेस मीटिंग बुलाते हैं। थॉमस सोडोर के लोगों को भड़का रहा है। वो बच्चों की तरह सोडोर को अलग करने की बातें कर रहा है, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या उसे इसका आइडिया भी है? क्या एक बायोफ्यूज्ड इंजन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता भी है? इसीलिए आज मैं थॉमस के इलेक्टोरल पार्टी को बैन करने का ऐलान करता हूँ, ताकि ऐसे खतरनाक लोग पॉलिटिक्स में ना आ पाए। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि देश भर के लोगों में
थॉमस के प्रति काफी ज्यादा सिंपैथी बढ़ चुका था और इसीलिए लोगों ने जगह जगह पे प्रोटेस्ट किया। इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रक्शन भी होने लगा। एक दिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक बायोफ्यूज्ड इंजन को धमकाने आए थे, मगर कुछ ऐसा हुआ। अरे बाबा, ये तो अपना लंड दिखा रहा है। अरे भाई, इतना बड़ा कैसे? ये कोई हद हुई जी। सोच रहा हूँ मैं भी करा लूं बायोफ्यूजन। क्यों भाई? मेरी बीवी खुश हो जाएगी। तो मैं आ जाता हूँ फिर। क्या बोला? हर जगह ट्रेन्स बगावत पे उतर आए और सरकार पर प्रेशर बढ़ता रहा। वही जापान में रूस्टर ने अपना अच्छा खासा दबदबा बना लिया। लोग उसे वर्ल्ड्स बेस्ट फाइटर बोलने लगे। मेरे लेफ्ट साइड पर है हमारे खास खिलाड़ी रूस्टर और मेरे राइट पे है जूडो। मैच शुरू होता है अब। वो तब तक नहीं रुका जब तक जूडो मरा नहीं। डरी से कूदो। सर्वाइवल के लिए रोस्टर को अपने दोस्त और दोस्ती दोनों की कुर्बानी देनी पड़ी, बट अब वो एक सेलिब्रिटी जैसा बन गया है तो उसके लिए सब बढ़िया चल रहा है। एक और है ओलिवर जो रिटायर हो गया और अब वो किड्स प्लेग्राउंड में रहता है। ओवरऑल फिलहाल ये दोनों ही एकमात्र ऐसे बायोफ्यूज्ड इंजिन्स हैं जो खुशी खुशी जी रहे हैं। थॉमस ने काफी पैसे लगाकर डक नामक एक बायोफ्यूज्ड इंजन को जेल से निकलवाया। यहाँ पर बेशक आपने ध्यान दिया होगा कि भला डक और रूस्टर जो कि जापान में है, ये दोनों इतने ज्यादा सिमिलर क्यों हैं? तो मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बता देता हूँ। दरअसल में रूस्टर ही डक है। रूस्टर उसका स्टेज नेम है जो कि जापान में यूज किया जाता है ताकि उसको जापान में एज अ फाइटर प्रमोट किया जाए और पैसे कमाया जाए। बल्कि सच तो यही है कि इन फाइट्स के बाद डक को जापान में भी कैद करके रखा गया था, क्योंकि कुछ साल पहले शॉर्ट टेम्पर के कारण डक ने एक लड़के की हत्या की थी। सबको लगा कि सोडोर जाने के बाद डक अब एक नॉर्मल जिंदगी बिताएगा, बट डक को छुड़वाना एक अच्छा कदम साबित नहीं हुआ। फिर चाहे डक कितना भी भोला और शांत दिखाई पड़ता है, उसकी मेन प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट टेम्पर। और ऐसे ही एक दिन गलती से वो एक सैलून में टकरा गया। मुझे माफ कर दो सर, मैं गलती से टूट गया। डॉक, तुम हमारा मंदिर सामान दुकान तोड़ दिए और तो और कस्टमर्स को डरा दिया। ये बेचारा ये हार्ट अटैक का मरीज है, मर जाता तो तुमको हम ऐसा तो नहीं जाने देंगे। डक ने बहुत बड़ा कांड किया, जिसकी खबर लगते ही यूके गवर्नमेंट ने सोडोर के साथ सभी बॉर्डर्स बंद कर दिया और पूरा का पूरा सोडोर अब थॉमस के कंट्रोल में आ गया। कुछ ऑफिशियल्स और एडवाइजर्स का ये मानना है कि थॉमस ने जानबूझकर डक को लाया ताकि वो कुछ उठपटांग गलत काम करे, जिससे डरकर यूके की गवर्नमेंट सोडोर से डरकर हर तरीके का कनेक्शन तोड़ दे। कोल, इंजन, पेट्रोल या ऑयल सब कुछ बंद। ना तो कुछ सोडोर से आएगा और ना ही कुछ सोडोर जाएगा। इनफैक्ट बॉर्डर्स पर 24 आवर्स का सर्विलियंस लगा दिया गया। I am under the water. Please help me. Here too much raining. यूके के प्रेसिडेंट ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया और लॉन्च किया एक ऑपरेशन एंड ऑफ बायोफ्यूज्ड इंजिन्स। उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक था कार्लो।
ये कोड क्या है? मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, उसकी आंखें हिल रही हैं। शायद इसे शॉक देना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, चुप करो। सिक्योरिटी। अरे मजाक है क्या? निकालो कोई इन्हें आईसीयू से बाहर। ये आदमी अब हमारे केयर में है। रिलैक्स कीजिए मिस्टर वॉमिट मैन, अब आप हमारे हाथ में हो। अब तक आपने देखा कि कैसे बायोफ्यूज्ड इंजिन्स की कहानी अब बन चुकी है सोडोर वर्सेस यूके की कहानी। जहां पर सोडोर के बायोफ्यूज्ड इंजिन्स, स्पेशली थॉमस और बाकी के इंजिन्स चाहते हैं एक ऐसी दुनिया जहां पर वो फ्रीली रह पाए। वहीं पर यूके की गवर्नमेंट थॉमस और उसके साथियों से कंप्लीट छुटकारा चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने काफी कड़े कदम उठाए हैं और फाइनली अब उन्होंने अपॉइंट किया है कार्लो को एक ऐसी मिशन में जहां पर उन्हें सभी बायोफ्यूज्ड इंजिन्स को खत्म करना है। कार्लो डीपली हेट्स बायोफ्यूज्ड इंजिन्स। आफ्टर ऑल हिज फादर वाज किल्ड बाय थॉमस, सो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कोई मिरेकल से कम नहीं था। वही बायोफ्यूज्ड इंजिन्स के लिए अब तकलीफें बढ़ने वाली है, क्योंकि कार्लो पूरे यूके में वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स में से एक है। अजीब है ना, जिस काम के लिए कार्लो को जेल हुई उसी काम के लिए प्रेसिडेंट ने खुद इम्प्रेस होकर कार्लो को ऑपरेशन में इंक्लूड किया। कार्लो को एक नया आईडी भी मिला, जिसमें उसका नाम कार्लो हार्टले से बदलकर नेविल हार्टली कर दिया गया, ताकि उसकी आइडेंटिटी हिडन रहे। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बाट, लाल हरे भूरे नीले, सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम, कभी उतरी तो मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। कार्लो का फर्स्ट टारगेट था पिकारी सलाको, जो कि एक बायोफ्यूज्ड इंजन है और उसने एक नॉर्मल औरत जिसका नाम है हेली उससे शादी की है। पिकारी एक किड स्ट्रेन था और काफी फ्रेंडली भी था। एक बार खबर आई कि पिकारी बहुत बीमार है और उसे इमीडिएटली सोडोर रिसर्च में भेज दिया गया। जी हाँ, वही सोडोर रिसर्च जहाँ पर वो ट्रक्स रखे गए थे। पर जब कार्लो ने सोडोर रिसर्च बिल्डिंग को जलाया तब उसे कहीं भी पिकारी नहीं दिखा। ये बड़ी अजीब बात हुई। हेली फिर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहाँ वो साइकिक रीडिंग सीखने में लग गई। पर साइकिक रीडिंग इंसानों पर काम नहीं करता, वो तो सिर्फ बायोफ्यूज्ड प्रोडक्ट्स पर ही यूज होता है। पक्का हेली कुछ तो छुपा रही है। पिकारी का सोडोर रिसर्च में ना होना और हेली का साइकिक रीडिंग सीखना, डेफिनेटली समथिंग इज कुकिंग। और इसीलिए कार्लो सीधे उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए। गलती की। ओह, ये घर इतना खाली क्यों है और डार्क भी? शायद यही अंजाम होता है उन लोगों की जो बायोफ्यूज इंजन से ताल्लुकात रखते हैं। I mean, क्या जरूरत थी हेली को एक बायोफ्यूज इंजन से शादी करने की? वो एक नॉर्मल इंसान से भी तो शादी कर सकती थी। पर मुझे क्या, फाड़ में जाए हेली, फाड़ में जाए पिकारी। Faith ja Mr. Hartley, मेरी कंडीशन वैसे भी ठीक नहीं है जैसे कि तुम देख सकते हो। मैं बस सरवाइव कर रही हूँ।
और communicate कर पा रही हूँ इस motorized wheelchair के through जिसको स्टीवन हॉकिंग्स ने बनाया था। तो मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा कैसे तुमने रिसर्च सेंटर को जला दिया और मेरे हस्बैंड को भी मार दिया। इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर? हर किसी को थॉमस के लिए सफर क्यों करना पड़ता है? थॉमस ने तुम्हारे पापा को मारा, लेकिन तुम इसका बदला थॉमस से नहीं ले पा रहा है क्योंकि तुम बुज़दिल हो। हालांकि रूम काफी डार्क है, बट फिर भी कार्लो ने नोटिस किया कि हैली बिल्कुल भी नहीं हिल रही और ना ही वो पलकें झपका रही है। साथ ही पीछे से हैवी ब्रीदिंग की आवाज आ रही है। कार्लो चुपचाप वहीं पे बैठा रहा बिना कुछ बोले। वही हम देख पाते हैं कि हैली के पीछे पिकारी छुपा है जिसे ट्रॉमा और एंजाइटी फील हो रहा है। पिकारी ने कार्लो के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था जब कार्लो ने सोडोर रिसर्च फैसिलिटी को जला दिया। इसीलिए वो अच्छे से जानता है कि यदि वो कार्लो के हाथों पकड़ा गया तो वो भी मारा जाएगा। धीरे धीरे पिकारी समझ जाता है कि ये पैतरा काम नहीं आने वाला। कार्लो कभी भी उठकर उस पर वार कर सकता है और तभी ये हुआ। डर के मारे भिखारी वहां से भागने की कोशिश करता है। Get inside! भिखारी सीधे प्लेग्राउंड के पीछे एक वॉल में छुप गया। वो कितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना कर ले, आफ्टर ऑल वो कार्लो के सामने है और कार्लो के सामने कोई भी नहीं बच सकता। बायोफ्यूज इंजिन्स का ये एक इनबिल्ट फीचर है। सीटी की आवाज सुनते ही उन सब की चिमनी जलना शुरू हो जाती है। कार्लो एकदम अपने पेस में आगे बढ़ता है। उसके चेहरे में कोई इमोशंस नहीं, बस रिवेंज नजर आता है। No. Please! Please, no! Please! No! Please! No, please! A child! A child! We have a child! Please! क्या बोला इसने? इसका बच्चा है? इनमें से कोई है क्या? नहीं, ये तो इंसान के बच्चे हैं। मैं तुम्हें ढूंढ के रखूंगा जिनके बच्चे। पिकारी के घर को छापा मारने पर पता चला कि हैली तो बहुत पहले ही मर चुकी है। पिकारी उसके बॉडी में प्रिजर्वेटिव्स भर के उसे ताजा रख रहा था ताकि वो चुपकर फ्लैट में रह पाए बिना किसी खतरे के। हैली सारे डॉक्यूमेंट्स और बिल्स संभाल कर रखती थी और वहीं से कार्लो को एक बिल मिला। ये बिल था गॉड से मेडिकल का। और क्या आप सोच सकते हो कि ये कहाँ की एड्रेस होगी? ये वही कर्स फैक्ट्री है जिसमें बायोफ्यूज ट्रेन्स को रखा जाता है। जी हाँ, ये वही सुअर टोफम हेड का फैक्ट्री है और इसी के अंदर है गुड से मेडिकल फैसिलिटी। दरअसल हैली को हमेशा से एक बच्चा चाहिए था, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल विथ पिकारी। गाइस, प्लीज डोंट थिंक समथिंग लाइक दैट। प्लीज डोंट। ची, व्हाट द फक? हाय ससुर।
काफी रिपोर्ट्स को थॉरोली रीड करने पर उसे पता चला कि गॉड से मेडिकल फैसिलिटी ने सामने से उन्हें ऑफर किया कि अगर वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो उससे उन्हें बच्चा हो सकता है। रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए कार्लो के होश उड़ गए कि कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं कुछ भी करने के लिए। आफ्टर ऑल हाउ मच क्रेजी डू यू हैव टू बी। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है। फिर जाकर कार्लो फुटेजेस को चेक करता है। That's it. Deep breaths now. You're doing fine. Keep pushing. 500 milliliters of Get down now. blood. Keep going. Oh my god. Oh Jesus. What the? What is that? कितने पागल और घिनौने लोग थे। एक बच्चे के लिए उन्होंने ये अजीब एक्सपेरिमेंट होने दिया। ओह कम ऑन, एडॉप्ट भी तो कर सकते थे। कार्लो को कहीं भी बच्चे इंजन की फोटो या रिकॉर्ड नहीं मिली। इससे वो ये तो जान गया कि यकीनन कोई तो बहुत ही सिक माइंडेड आदमी है इन सब के पीछे। अब कार्लो यूज करता है मल्टी डायरेक्शन टूल किट, जिसकी मदद से वो ऑपरेशन सेंटर के फुटेज को हर एंगल से देख पाएगा। और क्योंकि साल 2038 की स्टोरी है तो ये सब टेक्नोलॉजीज या बोले तो टेक्नोलॉजी तब के टाइम में अवेलेबल है। ओह कम ऑन, यहाँ पर बायोफ्यूज इंजन यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन आप इसको एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो एंड मैं आपको ये टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई नो, फक नो। चलो काम शुरू करते हैं। टर्न राइट 1। यहाँ तो कोई भी नहीं है। टर्न लेफ्ट 61 डिग्री। जूम करो। फोटोस ऑफ करो। Zoom 312. Enhance and zoom. Left 4 डिग्री घूमो। अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। थॉमस का पापा बस दुनिया की नजरों से गायब हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर डॉक्टर ओवेंस के साथ उसने ये हरामी आइडियाज को आसमान तक पहुंचा दिया। अब कार्लो को पूरा गेम समझ आ गया है। सबको लगता था कि थॉमस का बाप इनोसेंट है जो बस अपने बच्चे को दोबारा जिंदा लाना चाहता था। और जब उसे पता चला कि उसके इन्वेंशन से केओस और डिस्ट्रक्शन फैल रहा है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। लेकिन असल में वो कहीं भी नहीं गया, वो यही था। शुरू से वो यही पे था। कार्लो को तलाश थी टोफम हैट की, बट अब मामला क्लियर है। टोफम मेन विलन है ही नहीं, बल्कि वो इनके इशारे पे चलने वाला एक कुत्ता था जिस पर सारा ब्लेम बाद में डाल दिया गया। हालांकि टोफम इनोसेंट नहीं है, इनफैक्ट टोफम ने काफी कांड किया है, बट असली हरामी ये दोनों हैं। शायद उस दिन थॉमस के दादाजी ने ये कठोर कदम इसीलिए उठाया क्योंकि उन्हें अपने बेटे के हरामी प्लान्स के बारे में पता चल गया। रही बात डॉक्टर ओवेंस की, तो काफी भोले बन रहे थे सीजन 1 में, बट हमने खुद एंड में देखा था कि कैसे हार्टली, जिसको थॉमस ने फाड़ा, वो अब तक जिंदा है और यकीनन डॉक्टर ओवेंस उस पर कुछ न कुछ रिसर्च कर रहा होगा।
बेचारे कार्लो को तो इन सब के बारे में पता भी नहीं। उसे तो लगता है कि उसके पापा उसी दिन खत्म हो गए। खैर, थॉमस के पापा की डेथ हो चुकी है ब्रेन स्ट्रोक के कारण। तो अब कार्लो को ढूंढना है बस एक आदमी को, जो कि है डॉक्टर ओवेंस, और उससे बदला भी तो लेना है। कार्लो समझ गया कि शर्ट 17 ही एक ऐसी जगह है जो क्योंकि सोडोर आइलैंड के अंदर पड़ता है, तो वहाँ डॉक्टर ओवेंस हो सकता है। मगर सोडोर के अंदर जाना काफी डेंजरस है। थॉमस ने कई सारे बायोफ्यूज इंजिन्स को बॉर्डर पर तैनात किया है। इनफैक्ट बॉर्डर के उस पार तैनात बायोफ्यूज इंजिन्स में से कुछ तो इतने खूंखार है कि उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है। उन्हीं में से एक है टेरी, जो कि एक मेंटल पेशेंट है। टेरी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और इसीलिए बायोफ्यूजन में 2 टेरी बने, जिनमें से एक बना एक ट्रेन, जो कि नॉर्मल सा प्यारा सा है एंड वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरा कुछ अलग ही बन गया, कुछ बहुत खूंखार, कुछ बहुत डेंजरस। ये बहुत ही घातक और मास किलर बना। इफ यू क्लोजली रिमेम्बर, टेरी का ये रूप हमने सीजन 1 में देखा है। जब कुछ बच्चे बॉर्डर के पास घूम रहे थे, तब वो बॉर्डर तोड़कर उन्हें मारता है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ होना चाहिए। अरे पागल, 50 साल पहले टोफम को उस तरह भागते देखा गया था, फिर पूरा जंगल सेल कर दिया गया। तुझे लगता है वो चूतिया टोफम वापस आ जाएगा? बात तो सही है, पर यहाँ वार्निंग साइंस भी तो है। अरे सालों से वहाँ से ना कुछ आया और ना ही कुछ वहाँ गया। और रही बात चूतिया टोफम की, वो तो साला अब तक मर चुका होगा। एपिसोड 2 के एंड में एक बहुत बड़ा राज खुलता है और हमें फाइनली पता चलता है कि ये अजीब सा खतरनाक कैरेक्टर जिसका नाम है टेरी, वो है कौन और उसका क्या काम है। लेकिन कमेंट सेक्शन में ये बकना बंद करो कि ये डीजल और डीजल 10 है। आफ्टर ऑल दिस डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द ओरिजिनल्स। ये हमारा क्रिएशन है, तो आप इसे न्यूट्रल होकर ही देखें, बिकॉज़ आई एम नॉट ट्राइंग टू रूइन योर चाइल्डहुड। टेरी एक ऐसा अजीब सा साइकोपाथ है जिसे थॉमस भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और जैसा कि आपको पता है कि ये बॉर्डर के ठीक उस पार है, तो ये एक काफी ट्रिकी सिचुएशन बन चुका है। वही बॉर्डर के दूसरी तरफ, आई मीन यूके की तरफ, एक पूरी मिलिट्री टीम तैनात है। इनको ऊपर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि यदि सोडोर बॉर्डर से कोई भी खतरा आने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे न्यूट्रलाइज कर दे। वही सोडोर की हालत भी बहुत खराब हो रही है। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने सारे रिसोर्सेस और सर्विसेज बंद कर दिए हैं, जिसके चलते धीरे धीरे महामारी और बीमारी फैल गई
गंदा पानी और जीरो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल आइटम्स लाइक ऑयल, पेट्रोल, इन सब के चलते थॉमस को समझ आ गया कि सोडोर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और सारे के सारे बायोफ्यूज्ड इंजिन्स इंक्लूडिंग हिम सबके सब मारे जाएंगे। इसीलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो बॉर्डर से बाहर आता है। अब क्या थॉमस कोई समझौता करना चाहता है यूके के गवर्नमेंट के साथ या कुछ और होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन उससे पहले लेट्स वॉच द इंट्रो। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात, लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम, कभी उतरी तो मुंह के थॉमस सैलिस। सोडोर बॉर्डर 2040। शायद हम ऐसे ही तड़प तड़प के मरेंगे और यही हमारा अंत है। कोई तो हमें बचा लो। सारे जवान तैयार रहे, वहां से कुछ आ रहा है। अरे ये तो थॉमस है। हाँ भाई, ये तो थॉमस आ रहा है। Weapons ready. Hold your fire until my command. ओह थॉमस, ये यहाँ क्यों आ रहा है? Command, this is Alpha 1. Enemies approaching our position from the border. Request immediate backup. Over. थॉमस तंग आ गया था अपने ऊपर हुए टॉर्चर से। आफ्टर ऑल ये एक छोटे बच्चे का क्लोन है, वो छोटा बच्चा जो बहुत पहले जा चुका है, बट आज भी उसे दर्द में रखा जा रहा है। थॉमस हैड इनफ। Thomas, I'm warning you. Thomas, हमारे पास मत आओ, I'm warning you. वरना मजबूरन हमें गोली चलानी होगी। थॉमस अपने इंजन से खुद को फाड़ कर बाहर निकल आया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। सोल्जर्स खामोश होकर उसको देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम जीते? पैसों के लिए हमें बनाया और फिर जरूरत आने पर हमें कदम कर दिया। क्या यही तुम्हारी जीत है? हाँ, यही तुम्हारी जीत है? ओह थॉमस बेचारे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चार बायोफ्यूज्ड इंजिन्स जिनके फेसेस कवर्ड है महामारी के कारण, वो बॉर्डर पर आते हैं अपने लीडर थॉमस की डेड बॉडी ले जाने के लिए। जनरल साहब भावुक हो गए और इसीलिए वो सीधे थॉमस की बॉडी की तरफ जाते हैं ताकि वो उसके लिए प्रार्थना कर पाए। बेचारे थॉमस, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ।
थॉमस उस रात अपने अंदर बायोफ्यूजन प्लेग लेके आया था ताकि सोडोर में जो तबाही हुई है उसका कुछ प्रदर्शन यूके वाले भी देख पाए। और जब मिलिट्री ने थॉमस के सीधे पेट में गोली मारा तो उसका ब्लड यूके की धरती पे फैल गया, जिससे ये बीमारी अब यूके में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। जो महामारी ट्रेन्स को धीरे धीरे तरपा रहे थे, वही सेम बीमारी इंसानों को चंद सेकंड में मारने लगी। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कदम लिए सोडोर को खत्म करने का, पर इससे हालत सुधरी नहीं बल्कि और बिगड़ गए। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में करीब 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में रहने वाले सिविलियंस बहुत बीमार हो गए, पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने कोई नहीं आया। आफ्टर ऑल बम्बार्डेड इलाके में कौन जाएगा अपनी जान को रिस्क में लेने। हर जगह गंदगी और बीमारी तेजी से फैली और ऐसा लग रहा था कि सोडोर और यूके दोनों जगह बर्बाद होने वाले हैं। पूरी गलती यूके गवर्नमेंट की थी। जैसे ही उनके रेडार में थॉमस आया, उनको लगा कि थॉमस को मारना ही सबसे बढ़िया काम होगा, ताकि अगर लीडर ही खत्म तो सबका भरोसा टूट जाएगा और ये सोडोर को अलग करने वाली बात सब खत्म हो जाएगी। लेकिन उल्टा उन्होंने एक बड़ा प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट किया। वही कार्लो अभी भी सोडोर में घुसने के प्लान्स बनाने में लगा है, क्योंकि सोडोर अब एक फुल फ्लेजेड वॉर जोन बन चुका है, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। तभी उसके दिमाग में एक नाम याद आया। हेलो टोबी, कहीं भूल तो नहीं गए हमें? कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी बायोफ्यूज गार्बेज की जरूरत पड़ेगी, बट हियर वी आर। वैसे क्या तुम प्रोजेक्ट जीवन के हादसे से रिकवर कर चुके हो? उस दिन वहां पर मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन इत्तेफाक से तुम बच गए, क्योंकि तू एक क्लोन है और एक क्लोन की कोई औकात नहीं होती, इसीलिए उस राक्षस ने भी तुझे इग्नोर कर दिया। जनाब, नहीं सर, बॉम्ब की कोई जरूरत नहीं। टोबी अपना सिचुएशन जानता है। एक लोहे के इंजन वाले ट्रेन को मारने में लगता है दम। टोबी तो लकड़ी से बना है, एक माचिस का डिब्बा ही काफी है उसके लिए। तुम मुझे वहां ले जाओगी जहां नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते। ओके, निकलने का वक्त आ गया। मिलिट्री वाले कार्लो को नापसंद करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम कार्लो के सिचुएशन को हैंडल करने के मेथड्स काफी ब्रूटल और वाइल्ड होते हैं। बट ये सारे के सारे ही हिपोक्रिट्स हैं, क्योंकि इन्हीं मिलिट्री ऑफिसर्स के मेथड्स कार्लो से भी 10 टाइम्स ज्यादा डेडली और ज्यादा ब्रूटल होते हैं। जैसे कि ये ऑफिसर टॉम का बर्निंग मेथड। या कर्नल ब्रेचर का कीज के मारने वाला मेथड। कार्लो तो बस टोबी के बॉडी के अंदर छुपा था, जो कि इतना भी ब्रूटल नहीं है। टोबी को सिखा दिया गया कि पूछने पर वो ये बताए कि वो गवर्नमेंट का कोई मैसेज देने आया है और उसे ये मैसेज सेट 17 के अंदर जाके पहुंचाना है। क्योंकि टोबी खुद एक बायोफ्यूज्ड इंजन है, तो चांसेस हाई है कि शायद उसे अंदर जाने दिया जाए। सोडोर बॉर्डर पर पहुंचते ही गेट खुल जाता है। You are now entering Sodor territory. From this point onward, you are subject to biofusion laws and regulations.
पर अंदर बढ़ते ही टेरी ने टॉबी को पकड़ लिया। पागल मत बन टेरी। कौन है बे? तेरा बाप हूँ साले, और हमेशा रहूंगा। उसकी आंखें देख, ये जानबूझ के इंसानों की चापलूसी नहीं कर रहा। पक्का उन्होंने इसको मॉडिफाई कर इसे ऐसा बना दिया, पर तुमसे इंसान की स्मेल आ रही है। ये सुनते ही कार्लो अपने जीवन में पहली बार डरा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसका भांडा फूट गया, यानी कि वो पकड़ा गया। मैंने देखा है इंसान कितने क्रूर और क्रूएल हो सकते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने हमें कितना चोट पहुंचाया। कार्लो को इन सब बातों से समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वो पकड़ा गया या फिर ये इन जनरल इंसानों की बात कर रहे हैं। टेरी, इसे छोड़ो और अंदर जाने दो। टोबी उनसे कोई बात नहीं करता और सीधे अंदर जाने लगता है। तेरा नसीब अच्छा है जो तू बच गया टोबी। एक्चुअली बेचारा टोबी इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो बात करना भूल चुका है। उसे पता ही नहीं कि लोग बात कैसे करते हैं। अंदर जाकर पहली बार कार्लो इतने नजदीक से सोडोर को देख पा रहा था। ऑल्दो वो बायोफ्यूज्ड इंजन से बहुत नफरत करता है, पर सोडोर की इतनी बुरी हालत को देख वो भी सुन पड़ गया। हर जगह ट्रेन्स के डेड बॉडीज पड़े थे, कुछ के क्लोन्स बन गए जो और तबाही मचाए। बट सारे बॉडीज को ऐसे जगह जगह पे फेंका गया जैसे सोडोर कोई शहर नहीं है, बल्कि वो एक ग्रेवयार्ड या मानो कोई मुर्दा घर बन गया। पहली बार कार्लो ने रियलाइज किया कि गलती बायोफ्यूज्ड इंजिन्स की नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले की है, जिनको वो अपने हाथों से खत्म करना चाहता है। कुछ ही समय में टोबी शेड 17 के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और वहां पर जाके वो रुक गया। कार्लो अंदर छुपे एक ड्रॉअर के अंदर से निकलता है। अपने ऊपर एक निर्दोष का खून देख उसे बहुत बुरा लगा। ये चीख दर्शाती है कि पिकारी जैसे मासूमों को मारकर अब उसे रिग्रेट हो रहा है। शेड 17 के ठीक बाहर खड़े होकर कार्लो ये फैसला लेता है कि चाहे जो भी हो अंदर, वो आज किसी भी बायोफ्यूज ट्रेन को चोट नहीं पहुंचाएगा। अब से वो किसी भी ट्रेन को नहीं मारेगा। नाउ शेड 17 इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द सीजन। तो शेड 17 के अंदर क्या क्या होने वाला है ये तो आपको एपिसोड 4 में ही पता चलेगा। वैसे तो मैं 6-7 दिन के गैप के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको 2 दिन के अंदर ही एपिसोड 4 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो एपिसोड 4। I need a minimum of 500 comments.
पिकारी के हादसे के बाद जब कार्लो को पता चला कि इन सब के पीछे डॉक्टर ओवेंस का हाथ है, तो उसने टारगेट बनाया शेड 17 को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम मे बी और मे बी नॉट, बट प्रोबेबिलिटी हाई है कि डॉक्टर ओवेंस उसी के अंदर है। इसीलिए एपिसोड 3 में आपने कार्लो को शेड 17 के पास पहुंचते देखा। और अब आगे शेड 17 को अंदर से देखने पर हम नोटिस कर पाते हैं कि अंदर का माल मसाला पूरा चेंज हो चुका है। जब थॉमस शेड 17 के अंदर गया था तब शेड 17 कुछ ऐसा दिखता था। अभी तो ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ पर अंदर बंद है एक बहुत बड़ा ह्यूमनाइड फिगर। वही साइड पर कार्लो को दिखते हैं कुछ बायोफ्यूज ट्रक्स। ये ह्यूमनाइड फिगर और कोई नहीं बल्कि वही क्रिएचर है जिसको हमने सीजन 1 के एंड में देखा था। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात, लाल हरे भूरे नीले, सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम, कभी उतरी तो मुंह के थॉमस सैलिस। कार्लो उन्हीं ट्रक्स को घूरता रहता है। अरे बाप रे, ये तो जिंदा है। इन ट्रक्स के मासूम चेहरे को देख कार्लो को सूडो रिसर्च सेंटर की याद आ गई। आफ्टर ऑल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने सारे ट्रक्स को मारकर। क्या बात है कार्लो, तुम एकदम राइट टाइम पे आए हो। आज तुम मेरा फाइनल क्रिएशन देखोगे, नसीब वाले हो तुम। ये सब करके आपको क्या मिल जाएगा, पैसा या फेम? मैं पैसे और नाम से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ये दुनिया को मैंने ऐसे चीजें दी है जो किसी के कल्पना के भी परे है। कभी सोचा है कि ट्रेन्स और प्लेन्स बात करेंगे और अपने आप काम करेंगे? वो यूके जो रशिया और जर्मनी के साथ लड़ता था, उसको मैंने इन पिद्दी ट्रेन वॉर में ढकेल दिया। मैंने हिस्ट्री में अपने लिए एक जगह बना ली, बिल्कुल हिटलर और गांधी की तरह। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे सही समझो या गलत। आफ्टर ऑल सही और गलत होता ही क्या है। मुझे बचपन से लगता था कि ये सब शायद थॉमस को दुनिया में लाने के लिए है, मगर नहीं, मैं अब समझा। थॉमस तो बस एक मोहरा था तुम लोगों के लिए। जितना बुरा समझते हो मुझे, मैं उतना भी बुरा नहीं। थॉमस के पापा का दुख मैंने समझा और साथ में मिलकर हमने उसके बच्चे को जिंदा किया। पर थॉमस एक क्लोन निकला। सब क्लोन ही होते हैं कार्लो। मैं भगवान नहीं हूँ जो मरे हुए को जिंदा कर सकूं।
लेकिन उनके लाइव मेमोरीज को सिंक्रोनाइज और सिंथेसाइज टेक्निक से मैं ये सब तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ ये सब समझ आएगा। आफ्टर ऑल तुम बस एक आम इंसान हो। थॉमस के दादाजी ने सुसाइड क्यों किया फिर? ओह, हिटलर के खास आदमी प्रोफेसर विल्स, उनको लेके मुझे बुरा लगता है कभी कभी। बायोफ्यूजन्स, डीएनए कॉम्बिनेशंस एंड मिक्सिंग ऑफ बॉडी विद मशीन्स, ये सब मेरे आइडियाज थे। प्रोफेसर विल्स ने अपने पोते को जिंदा करने के लिए मेरे आइडियाज पर उन्होंने जोरों शोरों से काम किया। हालांकि वो जानते थे कि थॉमस एक क्लोन है, बट वो अपने बेटे को खुश करने के लिए ये सब सही समझा। लेकिन उनके बेटे को दिलचस्पी थॉमस में नहीं बल्कि ऐसे और इन्वेंशंस में थी जिससे वो पूरी दुनिया बदलना चाहते थे। उन्होंने प्रोफेसर विल्स को प्रेशराइज किया और ज्यादा बायोफ्यूज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बट विल्स ने दूसरा कदम ले लिया। यकीनन डॉक्टर विल्स कमजोर निकले। आपके पीछे ये बड़ा मॉन्स्टर जैसा ग्लास के अंदर ये क्या है? ये है एक नया थॉमस, मेरा एक और क्रिएशन। इतने सालों की मेहनत फाइनली अब रंग लाएगी। पर ये इतना बड़ा क्यों? बड़ा तो होना ही चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा थॉमस है जो दुनिया में शांति लाएगा। ये इतना शक्तिशाली बनेगा कि इससे डर के कोई भी देश जंग नहीं करेंगे। पूरी दुनिया बायोफ्यूज्ड इंजन्स को लेकर प्रोफेसर विल्स को गाली बकते हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं डॉक्टर ओवेंस ने एक ऐसा थॉमस बनाया जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा है, तब मैं बन जाऊंगा दुनिया का राजा, जिसकी सब पूजा करेंगे कि उसने अपने अच्छे इन्वेंशन से दुनिया बदल दी। रक्षक भी मैं और भक्षक भी, शुरू मैंने किया और अब खत्म भी मैं ही करूंगा। सब खत्म डॉक्टर ओवेंस। एक बायोफ्यूज ट्रक ने नोटिस किया कि ओवेंस के हाथ में भी बंदूक है। अब नर्क में ये सब चुतिया आप करना चाहती है? क्या बोला? यही तो प्रॉब्लम है तुम सबकी। तुम इन्वेंशंस को रेस्पेक्ट नहीं करते। सबके सब एक दूसरे हो। मेरा सपना दुनिया में एक डिक्टेटर को लाना नहीं बल्कि मेरा तो ये है। हट चूतिए। डॉक्टर ओवेंस के ऊपर गिरा एकदम गरम बॉइलिंग प्लास्टिक लिक्विड, जिसके चलते वो तुरंत वहीं पर मरकर जम गया। चलो, आजाद हो गए तुम। कुछ बोलना चाहोगे?
कुछ तो बोलो। मुझे मारना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मार दो मुझे। मैंने बुरा किया, बट तुम भी दूध के दूल्हे नहीं हो तुम। ओ भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने बुरा काम किया है, बहुत बुरा। मैंने मासूमों को मारा है। मैं पापी हूं, मैं घटिया हूं। पर तुम भी ठीक नहीं है। तुमने पापा को मार दिया। बोलो कुछ। थॉमस एक नए रूप में बाहर आया, एक विशाल आदमी जिसके दोनों हाथों में होल्स हैं। वो आकर कार्लो के सामने रुक गया। फिर उसके घाव को छूकर उसे ठीक कर देता है और उससे कार्लो को ये भी पता चल जाता है कि उसके पापा हार्टली अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़े छल कपट किए हैं। थॉमस के कदम जिधर जिधर पड़े वहाँ सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। मरे हुए दोबारा लौट आए। सब में एक अलग सी चमक और खुशी आ गई। पूरा सोडोर अपने आप ठीक हो गया। खतरनाक टेरी भी डर सा गया थॉमस को देख। थॉमस ठीक वैसा ही बना जैसा डॉक्टर ओवेंस चाहता था। एक ऐसा अच्छाई का प्रतीक जो पूरे दुनिया को ठीक कर देगा, जिससे धरती स्वर्ग जैसी बन जाएगी और यही धरती जीने के लिए सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी बन जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि खुद बुराई कर फिर अच्छा बनकर ओवेंस खुद को महान व्यक्ति दिखाना चाहता था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आफ्टर ऑल ये सारा केओस जो हमने अभी तक देखा, ये सब उसी के कारण हुआ है, जिसके खून मिट्टी पे पड़ने पर ये तबाही फैली। उसी ने आखिर में अपने पवित्र हाथ से मिट्टी को छुआ। As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung
sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. सब हैरान थे क्योंकि शायद से ये बस एक इन्वेंशन नहीं रहा, बल्कि ऐसा मानो कि ये ईश्वर का फरिश्ता है, ईश्वर का वो साया जो हमें प्यार, ईमानदारी और पवित्रता की खूबसूरती से ढक लेता है। बेटे कैसे हो? मैं तेरा पापा। दरअसल मिस्टर हार्टली को डॉक्टर ओवेंस उठाकर ले गए थे क्योंकि अपैरेंटली वो 2 टुकड़ों में बंटने के बाद भी जिंदा था और थॉमस आकर उसे भी ठीक कर देता है।